आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ यू डू योर असाइनमेंट यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स एंड यू गॉट 10% एक्स्ट्रा मार्क्स। इस आर्ग्यूमेंट के टोटल दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये इफ वाला, इफ़ यू डू योर असाइनमेंट यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। इसको हम कहते हैं प्रीमिसेस, इसको कहेंगे प्रीमिसेस। और उसके बाद एंड यू गॉट 10% एक्स्ट्रा मार्क्स, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कंक्लूजन। ये क्या होता है? कंक्लूजन। कोई भी आर्ग्यूमेंट इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। तो कोई भी आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या फिर वो इनवैलिड हो सकता है। तो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा? वैलिड तब कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेनेवर प्रीमिसेस इज ट्रू। यानी कि कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होगा जब प्रीमिसेस ट्रू होगा, और प्रीमिसेस कब ट्रू होगा? जब कंक्लूजन ट्रू हो जाए। इसी बात को अगर हम इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू योर असाइनमेंट यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क। यानी कि अगर उसने अपना असाइनमेंट कर लिया है, प्रेमिसिस वाला पार्ट ट्रू हो गया है, तभी कंक्लूजन ट्रू होगा, उसको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए हैं। उसने अपनी कंडीशन फुलफिल की, उसको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, इसलिए आर्ग्यूमेंट वैलिड हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ये ट्रू हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसको अगर हम P कह देते हैं 10% एक्स्ट्रा मार्क्स को, बल्कि इसको हम Q कह देते हैं, और इसको अगर हम कहें P प्रेमिसिस को, तो इसका मतलब पहली कंडीशन में हमने क्या कहा? इफ़ यू डू योर असाइनमेंट यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। यानी कि उसने अपनी असाइनमेंट कर ली है, इसका मतलब P ट्रू है। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? P इम्प्लाइज Q, क्योंकि असाइनमेंट कर लिया है और उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने थे इसलिए उसको मिल गए। तो ये क्या है? ये ट्रू है। और अदर वे राउंड देखें, यानी उसको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए थे। क्यों मिले थे? इसलिए क्योंकि उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया था और असाइनमेंट कंप्लीट करने पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने थे। यानी कि Q इम्प्लाइज P। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को क्या कहा जाता है? वैलिड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। और अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू ना हो तो उसको हम कहते हैं इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, या इसको हम फॉलेसी भी कहते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट को हम दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। तो स्टेटमेंट है, सपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सपोज करें कि इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो ट्रू है। पहला है ईदर जॉन ओबेड द लॉ, या जॉन कानून को फॉलो करे, और जॉन वॉज पनिश्ड, नहीं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, यानी वो लॉ को फॉलो भी करे और उसको पनिशमेंट भी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। एंड जॉन वॉज नॉट पनिश्ड, और जॉन को पनिशमेंट नहीं मिले। प्रूफ दैट जॉन ओबेड द लॉ, हमने प्रूव करना है कि जॉन ने लॉ को फॉलो किया है, ओबे किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट्स में दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक है जॉन ओबेड द लॉ और दूसरी है जॉन वॉज पनिश्ड। तो हम सपोज करते हैं जॉन ओबेड द लॉ, इसको हम P नाम दे देते हैं, जॉन वॉज पनिश्ड को हम Q नाम दे देते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है? हमने स्टेटमेंट को दोबारा रीड करना है। ईदर जॉन ओबेड द लॉ और जॉन वॉज पनिश्ड, इसको अब हम लॉजिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे और आया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ईदर जॉन ओबेड द लॉ जो कि है P, और जॉन वॉज पनिश्ड, तो ये आ जाएगा P और Q। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा है एंड जॉन वॉज नॉट पनिश्ड, एंड के लिए ये वाला सिंबल आता है। जॉन वॉज नॉट पनिश्ड, जॉन वॉज पनिश्ड के लिए Q है, तो नॉट पनिश्ड के लिए क्या आएगा? नॉट Q आएगा। P और Q एंड नॉट Q। प्रूफ हमने क्या करना है? जॉन ओबेड द लॉ। हमने प्रूफ करना है कि इम्प्लाइज, अगर ये कंडीशंस ट्रू हों तो इम्प्लाइज हमने क्या प्रूव करना है? नॉट नहीं,
हमने प्रूव करना है जॉन ओबेड द लॉ, यानी कि पी। दिस कंडीशन इम्प्लाइज पी, ये हमने पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्रूव करनी है। पहला मेथड क्या था, हमने ट्रुथ टेबल से किया था। आज हम डायरेक्ट मेथड वाले डायरेक्ट प्रूफ के मेथड से इसको प्रूव करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने ट्रुथ टेबल का मेथड यूज़ किया है। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले ही कहा हुआ है कि हर स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट है पी और क्यू, ये ट्रू है। और की कंडीशन है, तो और की कंडीशन में ट्रू कब होता है, जब या तो पी ट्रू हो या फिर क्यू ट्रू हो। अब क्यू ट्रू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जॉन वॉज नॉट पनिश्ड। नॉट क्यू ट्रू है, इसलिए इसका जो इन्वर्स अगर ट्रू है तो इसलिए क्यू ट्रू नहीं हो सकता। और यहाँ पे एंड की कंडीशन है, तो ये स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू तब होगा जब एंड से पहले वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो और एंड के बाद वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो। तो P और Q को ट्रू होने के लिए ज़रूरी है इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना, यानी कि P ट्रू है। Q इसलिए ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि अगर Q ट्रू होगा तो फिर नॉट Q फॉल्स होगा, इसलिए P ट्रू है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि दिस इम्प्लाइज P। और P क्या था, जॉन ओबेड द लॉ। P ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमने प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। इस बात को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, सिंस Q कैन नॉट बी ट्रू देयरफॉर P इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि P ट्रू है, दैट इज जॉन ओबेड द लॉ। जॉन ने लॉ को ओबे किया, फॉलो किया। तो हमने प्रूफ क्या करना था कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब P ट्रू है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगेन हमने सपोज करना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है। इट इज स्नोइंग, बर्फ पड़ रही है। एंड इफ इट इज वार्म, और अगर मौसम गर्म होता देन इट इज नॉट स्नोइंग। इसका मतलब क्या है कि बर्फ नहीं पड़ रही। एंड इफ इट इज नॉट वार्म, और अगर मौसम गर्म नहीं है, देन आई कैन नॉट गो स्विमिंग, फिर मैं स्विमिंग पे नहीं जा सकता। प्रूफ दैट आई कैन नॉट गो स्विमिंग, हमने प्रूफ करना है कि आई कैन नॉट गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं हमारे पास कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, स्नोइंग, वार्म एंड गो स्विमिंग। तो हम 3 स्टेटमेंट्स लेंगे। लेट P Q R रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। P कौन सा स्टेटमेंट है, इट इज स्नोइंग। Q स्टेटमेंट है, इट इज वार्म। और R है, आई कैन गो स्विमिंग। अब इनको हम अपनी कंडीशंस के मुताबिक रीराइट करते हैं। इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग का मतलब है P। एंड इफ इट इज वार्म देन इट इज नॉट स्नोइंग, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है। इफ इट इज वार्म देन इट इज नॉट स्नोइंग। वार्म के लिए क्या है, Q कंडीशन है। इफ Q देन नॉट स्नोइंग का मतलब होगा नॉट P। इफ और देन वाली स्टेटमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लीकेशन आएगा। इफ Q इम्प्लाइज नॉट P, ये एक स्टेटमेंट है। और इन दोनों के दरमियान कनेक्टिव क्या है, एंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा P एंड Q इम्प्लाइज नॉट P। एंड इफ इट इज नॉट वार्म, अगेन एंड है। एंड इफ इट इज नॉट वार्म देन आई कैन नॉट गो स्विमिंग, ये भी इफ देन की स्टेटमेंट है। इफ इट इज नॉट वार्म, नॉट वार्म का मतलब नॉट Q, देन आई कैन नॉट गो स्विमिंग, तो इम्प्लाइज नॉट Q इम्प्लाइज नॉट R। तो अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हों, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका कंक्लूजन ये निकालना है कि आई कैन नॉट गो स्विमिंग, यानी कि नॉट R। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे P एंड Q इम्प्लाइज नॉट P है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P इम्प्लाइज नॉट Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इन्वर्स और कन्वर्स दोनों को मिला लें, यानी इनका पहले इन्वर्स लें। जब इन्वर्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट Q इम्प्लाइज P, और फिर इसका कन्वर्स करें, यानी इसको यहाँ पे ले आए और इसको इस तरफ, तो ये आ जाएगा P इम्प्लाइज नॉट Q। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लें, एंड नॉट Q इम्प्लाइज नॉट R। इसको हमने सॉल्व करना है।
P एंड, अब ये वाला स्टेटमेंट P इम्प्लाइज नॉट Q और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट R। इस स्टेटमेंट को हम जानते हैं कि अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज नॉट R। ये एंड के साथ जो स्टेटमेंट आता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं A जो है वो B के बराबर है एंड B जो है वो C के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि A क्या है, C के बराबर है। इस रूल के तहत इन दोनों को हमने कंबाइन करके इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे एंड की कंडीशन है, एंड की कंडीशन तब ट्रू होती है जब एंड से पहले वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो और एंड के बाद वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो। और क्योंकि P ट्रू है वो हमें बताया हुआ है पहले स्टेटमेंट में, यहाँ पे P भी ट्रू होना चाहिए और P इम्प्लाइज नॉट RB क्या है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज ट्रू। कैसे हमें पता चला, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो सारा स्टेटमेंट था ट्रू है। तो ये सारा स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब P इटसेल्फ भी ट्रू हो और P इम्प्लाइज नॉट RB ट्रू हो। अब ये इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में जो रिजल्ट होता है वो फॉल्स कब आता है, सिर्फ एक केस में फॉल्स आता है, जब ये P ट्रू हो और उसका जो कंक्लूजन है ये फॉल्स हो, उस केस में आपका रिजल्ट फॉल्स आता है। लेकिन क्योंकि एज अ होल हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P भी ट्रू है और नॉट R भी ट्रू है। ये इम्प्लीकेशन एज अ होल ट्रू है। एज अ होल ये किन किन कंडीशंस में ट्रू होता है, P और R फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नॉट R। अगर P फॉल्स हो तो ट्रू चाहे R चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू कंसिडर होते हैं। और वो सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब यहाँ पे ट्रू आ जाए और यहाँ इसके बदले में फॉल्स आ जाए। इस केस में हमें कंफर्म पता है कि P ट्रू है, तो इसलिए एज अ होल इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए नॉट R का भी ट्रू होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, हेंस आई कैन नॉट गो स्विमिंग। तो इस प्रूफ के तरीके को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आज हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट में वैलिड आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने का तरीका। कौन सा तरीका पढ़ा, डायरेक्ट प्रूफ।